डिवाइन वॉरियर अध्याय 26 युद्ध कला की परीक्षा। 2 हफ्ते बीत चुके थे। 6 हवा में एक चमकीली तलवार की रोशनी तेजी से बह रही थी। वो निशाना साधते हुए सीधे एक प्रारंभिक मिस्ट क्रिएशन स्तर के प्राणी के शरीर से टकराई। गर्जन। प्राणी दर्द में दहाड़ उठा जब उसकी देह पर एक बड़ा और गहरा घाव खुल गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए आरव ने तीव्र गति से छलांग लगाई। उसने घायल प्राणी के प्रहार को फुर्ती से टाल दिया और अपनी तलवार को पूरी ताकत से उसके शरीर के अंदर धंसा दिया। प्राणी वही धराशायी हो गया। आरव ने उस प्राणी के मृत शरीर को सहेजा और अपने गोले में रख लिया और बिना देर किए आगे बढ़ गया। ये अब तक का 10वां शुरुआती मिस्ट क्रिएशन स्तर का जीव है जिसे मैंने परास्त किया है। हर एक लड़ाई का अनुभव मुझे पर्वत विध्वंसक तलवार तकनीक की असली आत्मा को समझने में और भी गहराई दे रहा है। लगातार 2 हफ्तों की कठिन लड़ाइयों ने आरव की तलवार और 5 चरण गति तकनीकी समझ को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया था। हालांकि वो अभी भी दूसरे कदम में फंसा हुआ था, लेकिन अब तीसरे कदम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के करीब था। साथ ही हर रात वो अमर शरीर की गहन साधना करता और स्वर्गीय विद्युत शास्त्र की जेड की पटिया का मनन करता रहता। रात के सन्नाटे में आरव अपनी आत्मा को महल के भीतर भेजता, जहां वो शैतानी द्वार के सामने अपनी इच्छा शक्ति को कसता और पवित्र द्वार के सामने अपनी आत्मा को मजबूत करता। हालांकि वो शैतानी द्वार के सामने केवल कुछ ही मिनट टिक पाता था, लेकिन फिर भी ये पल उसकी इच्छा शक्ति को धीरे धीरे लौहपुंज की तरह पक्का कर रहे थे। शुद्ध और शातान शक्ति के सामने डटकर खड़ा रहना आरव के मनोबल को इतना सुदृढ़ कर रहा था कि उसकी हिम्मत और संकल्प पर्वत की तरह अडिग हो गया था। मेरी साधना का हर पहलू तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस रफ्तार से टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैं लेट मिस्ट क्रिएशन स्तर तक पहुंचने में सफल हो जाऊंगा। आरव की आंखों में चमक थी और चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। कुछ देर तक चलता हुआ वो अचानक रुक गया। एक विचार उसके मन में धीरे धीरे घुस गया और उसके होश उड़ा दिए। मेरी ग्रेट स्वॉर्ड अभी भी कामयाब हथियार है, लेकिन वो तो बॉडी रिफाइनमेंट ग्रेड की तलवार है। मेरा एकमात्र मिस्ट क्रिएशन ग्रेड हथियार तो यही काला दांता है, लेकिन मेरे पास इसे संभालने की कोई तकनीक नहीं है। क्या मैं पर्वत विध्वंसक तलवार तकनीक को इस भारी काले दांते के साथ इस्तेमाल कर पाऊंगा? आरव ने अपने हाथों में एक काला दांता बुलंद किया और अपनी शरीर की मुद्रा को उसी पर्वत विध्वंसक तलवार तकनीक के अनुसार संभाला। ये वजन अभी भी बुरी तरह भारी है, आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दांते का भारीपन उसके कंधों पर भारी पड़ा था, जिससे उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपनी मांसपेशियों को कस लिया, हर नाड़ी और नस को ताकत से भर दिया, ताकि वह इस भारी हथियार को पूरी ताकत से संभाल सके। पर्वत विध्वंसक तलवार तकनीक की क्यूई मार्गदर्शन में महारत हासिल कर चुका आरव अब अपनी ऊर्जा को सही मेरिडियन चैनलों से होकर हथियार तक भेजने में दक्ष था। धीरे धीरे उसने ध्यान लगाकर अपनी क्यूई को आवश्यक मेरिडियन मार्गों में प्रवाहित किया। जैसे जैसे क्यूई उसके दांते में प्रवाहित हुई, वो हल्की सी भड़क उठी, मानो भीतर से एक जीवंत शक्ति जाग रही हो। फिर एक पल में आरव ने अपने पूरे मनोबल और शक्ति के साथ दांते को जोर से आगे झोंका। धड़ाम! आरव के सामने की जमीन जोरदार रूप से फट गई। माटी और पत्थर उछलते हुए एक विशाल गड्ढे का आकार ले लिया। उस जबरदस्त वार की प्रतिक्रिया में आरव को पीछे की ओर जोरदार धक्का लगा और वो हवा में उछलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा भयभीत और पीलापन लिए हुआ था, जैसे किसी भयंकर आघात के बाद हो। आरव की पूरी देह माटी और खून से लथपथ हो गई थी। दर्द से उसके चेहरे पर एक तड़प उभरी और वो बार बार गहरी सांसें लेते हुए हांफने लगा। अपनी बची हुई ताकत जुटाते हुए उसने हाथ से जीवन उपचारक गोली निकाली और उसे अपने मुंह में रख दिया। इस बार की लड़ाई ने आरव को उसकी सीमाओं का एहसास दिलाया, लेकिन साथ ही उसकी जिजीविषा और साहस को भी और मजबूत किया।
आरव ने धीरे धीरे खुद को बैठने की स्थिति में खींचा और अपनी पूरी ताकत जुटाकर उस दवा के उपचारात्मक गुणों को अपने शरीर में प्रवाहित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी सांसों को धीमा किया और हर एक कोशिका में पिल की शक्ति को समा जाने दिया। कई घंटे बीत गए, तब जाकर आरव ने अपनी भारी पड़ी आंखें खोली। उसका चेहरा, जो कुछ देर पहले तक पीलेपन और थकान से लथपथा था, अब फिर से सामान्य रंगत में चमक रहा था। लगभग मैंने अपनी ही जान लेने वाली गलती कर ही दी थी, आरव ने मन ही मन कहा। अगर उस जोरदार धमाके के बाद कोई शक्तिशाली जानवर यहां आता तो मेरी मौत तय थी। सौभाग्य की बात है कि मैंने अमर शरीर की साधना भी की है, नहीं तो शायद मैं वही गिर पड़ता। शरीर और सार दोनों की साधना सचमुच अद्भुत है। आरव ने अपने मन को शांत किया और उस भयानक हमले के बारे में विचार करने लगा जिसने उसे इतनी गहरी चोट पहुंचाई थी। मेरी क्यूई नियंत्रण में एकदम निपुण था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी ऊर्जा दांते में प्रवाहित की, मुझे महसूस हुआ कि तकनीक में कुछ असंगति हो रही है। तलवार की ब्लेड में सीधे ऊर्जा डालने की बजाय मुझे इसे पहले दांते के हैंडल से होकर ऊपर की मुड़ी हुई धार तक मार्गदर्शित करना चाहिए था। तभी मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। आधी ऊर्जा सही इस्तेमाल हुई, लेकिन बाकी आधी जोरदार विस्फोट के रूप में सामने फट पड़ी। मुझे अब लग रहा है कि यह तकनीक वास्तव में केवल ग्रेट्सवॉर्ड के लिए ही उपयुक्त है। हालांकि इस हमले की शक्ति वाकई भयंकर थी। आधी ताकत नष्ट होने के बावजूद यह मेरे ग्रेट्सवॉर्ड से कहीं अधिक प्रभावशाली साबित हुआ। हथियार की गुणवत्ता और प्रकार में इतना बड़ा अंतर होता है। अगर कभी मेरी ग्रेट्सवॉर्ड से मुकाबला करना मुश्किल हो गया तो यह हमला मेरी आखिरी उम्मीद होगा। पर समस्या यह है कि इससे मेरे शरीर को भी नुकसान पहुंचता है और मेरी क्यूई लगभग पूरी खत्म हो जाती है। इसलिए इसे मैं केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल कर पाऊंगा। अपने विचारों को संजोते हुए आरव ने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने पर ध्यान दिया। उसने धीरे धीरे खड़े होकर फिर से अपने सफर को जारी रखा। कई घंटे बाद अचानक उसकी चाल रुक गई, उसकी सांस गला में अटक गई और उसकी आंखें फैल गई। वहां वो तो वन दानव है, आरव ने भय और उत्साह के मिले जुले भाव के साथ धीरे से कहा। आरव धीरे धीरे जंगल की घनी छाव में चल रहा था। उसकी तेज नजरों ने कुछ दूरी पर एक पेड़ की मोटी शाखा पर सोते हुए वन दानव को देख लिया। वो विशाल जीव लगभग 200 गज आगे था और उसकी भारी नींद ने आरव की मौजूदगी पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ये तो लेट मिस्ट क्रिएशन स्तर का जानवर है, आरव ने अपने मन में गंभीरता से कहा। सबसे कम आवाज करते हुए वो अपनी सांसों को रोककर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। हर कदम पर वो सावधानी से जमीन को छूता ताकि पत्तों की खड़खड़ाहट भी न हो। इतने बड़े जानवर से लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, उसने मन ही मन ठाना। कई मील पीछे हटने के बाद आरव ने आखिरकार राहत की एक गहरी सांस ली। उसने आसपास की स्थिति का जायजा लेने के लिए अपना नक्शा निकाला। लगता है मैं जंगल के अंदर बहुत दूर तक आ गया हूं, उसने अपनी यात्रा की योजनाओं पर गौर करते हुए कहा। पिछले कई हफ्तों में की गई अपनी चालों का अवलोकन करते हुए आरव ने अंदाजा लगाया कि वो गुप्ता कबीला और बाली साम्राज्य के बीच करीब आधे रास्ते पर था। अगर मैं यहां से उत्तर की ओर मुड़ जाऊं तो कुछ 100 मीलों के बाद मैं बाली साम्राज्य पहुंच जाऊंगा। रास्ते में कुछ छोटे शहर और गांव भी हैं जो मुझे आराम और संसाधन दे सकते हैं। ये मेरा असली मकसद भी था, इसलिए मैं वही जाऊंगा। नक्शा संभालते हुए आरव ने उत्तर दिशा की ओर कदम बढ़ाए। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और अंधेरा गहराने लगा। आरव ने एक सुरक्षित जगह पर कैंप लगाना उचित समझा। सुरक्षा के लिए उसने अपनी परिधि चेतावनी डिस्क सक्रिय की। फिर उसने दिन में मारे गए एक प्रारंभिक मिस्ट क्रिएशन स्तर के जानवर का शव निकाला। धीरे से उसने जानवर की भौहों के बीच एक गहरी चीर लगाई और रक्त सार को सावधानी से बाहर निकाला। आरव ने उस रक्त सार को अपने भीतर मौजूद ऊर्जा के गोले में मार्गदर्शित किया। जैसे ही रक्त सार उस ऊर्जा गोले में मिला,
उसने शरीर में एक हल्का सा ऊर्जावान संचार महसूस किया। ऊर्जा की वह चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन अचानक ही वो बढ़ती हुई ऊर्जा ठिठक गई, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसका रास्ता रोक दिया हो। हम्म, अवशोषण रुक गया। ऐसा क्यों? आरव अपनी दिव्य चेतना को गोले तक भेजने ही वाला था, ताकि कारण जान सके। तभी उसके पूरे शरीर में एक दबा हुआ धमाका गूंज उठा। उस आवाज ने आरव के चेहरे पर आश्चर्य, चिंता और सतर्कता के भाव ला दिए। वो तुरंत अपने चारों ओर के माहौल को तराशने लगा, ये जानने की कोशिश करता कि क्या खतरा उसके ठीक पास है। क्या इस अनजाने धमाके के पीछे छिपा रहस्य आरव के लिए एक नई चुनौती लेकर आया था, या एक ऐसा रहस्य था जो उसकी साधना और हिम्मत की असली परीक्षा लेने वाला था। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। डिवाइन वॉरियर, चैप्टर 27 सहर। मैं उन्नति कर गया। आरव की आंखें फैल गई, मानो वो अपनी ही बात पर यकीन न कर पा रहा हो। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल उठ रही थी। रोमांच, आश्चर्य और एक हल्की सी उलझन, सब एक साथ। मेरा शक्तिपुंज गोला मिडिल मिस्ट क्रिएशन तक पहुंच गया। ये तो साधना की रफ्तार कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई क्या? वो तुरंत अपने मन को केंद्रित करता है और उस रहस्यमयी गोले में झांकता है। जैसे ही उसने भीतर से क्यूआई खींची, उसके शरीर में एक अलग ही अनुभूति दौड़ गई। पहले ये क्यूई हल्की फुसफुसाहट सी, लगभग अदृश्य धुंध जैसी थी, मानो हवा में तैरती एक नाजुक लहर। लेकिन अब ये बदल चुकी थी। ये क्यूई घनी, सघन और भार से भरी हुई थी, मानो सुबह सुबह घाटी में फैली गाढ़ी ठंडी धुंध उसके चारों ओर लिपट गई हो। यह किसी साधारण परिवर्तन का संकेत नहीं था। यह स्पष्ट रूप से मिडिल मिस्ट क्रिएशन रियल में प्रवेश का प्रमाण था। उसके भीतर खुशी का ज्वार उमड़ पड़ा। मैं सच में उन्नति कर गया, उसने एकदम से जोर से कहा। आवाज में जोश और यकीन की गूंज थी। लेकिन फिर उसके चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आई। रुको जरा, पिता ने तो कहा था, हर रियल वृद्धि के बीच एक बॉटलनेक आता है, एक ऐसी अदृश्य दीवार जिसे तोड़े बिना आगे बढ़ना असंभव है। तो फिर मुझे ये अनुभव क्यों नहीं हुआ? वो गहरी सोच में डूब गया। यादें, पिता के शब्द और अपने साधना अनुभव उसकी चेतना में घूमने लगे। कुछ देर बाद उसने खुद से धीरे धीरे कहा, शायद ये सब उस गोले की वजह से है। ये गोला सामान्य नहीं है। इसकी क्यूई पहले ही अजीब है, मानो इसमें किसी अज्ञात शक्ति की मुहर लगी हो सकता है कि ये पारंपरिक साधना के नियमों का पालन ही न करता हो। आरव के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। खैर, बॉटलनेक न होना मेरे लिए तो वरदान है। इसका मतलब है कि मैं और भी तेजी से उन्नति कर सकता हूं। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी खिन्नता उभरी। बस अफसोस यही है कि इस गोले की क्यूई का इस्तेमाल मैं सार्मलो के लिए नहीं कर सकता। कितनी बार कोशिश की, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानती। ऐसा लगता है कि ये केवल अमर शरीर की साधना या फिर शारीरिक हमलों के लिए ही बनी है। शरीर की ताकत बढ़ाने में ये अद्वितीय है, लेकिन सार हमलों में बिल्कुल बेकार। वो गहरी सांस लेकर फिर से ध्यान में बैठ गया। अपनी चेतना को उस शक्तिपुंज गोले पर केंद्रित करते हुए उसने उसमें से क्यूई खींची, धीरे लेकिन स्थिरता के साथ। फिर अमर शरीर के प्राचीन रहस्यमय चित्र उसके मन में उभर आए। वो क्यूई उसके शरीर की प्रत्येक नस, प्रत्येक मांसपेशी और हर अस्थि में प्रवाहित होने लगी, मानो लावा की गर्म धाराएं उसके भीतर नई ऊर्जा भर रही हों। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली, उनमें एक अडिग चमक थी। वो जानता था, ये तो बस शुरुआत है। मुझे महसूस हो रहा है। आरव के होठों पर एक धीमी, संतुष्ट मुस्कान उभरी।
उसकी नसों में दौड़ती ऊर्जा अलग ही थी, मानो शरीर के हर रेशे में आग जल रही हो। मेरा शरीर पहले से कहीं तेजी से मजबूत हो रहा है। इस बार वो साधना के पारंपरिक तरीके से क्यूई को धीरे धीरे शरीर में प्रवाहित नहीं कर रहा था। नहीं, आज वो इसे विस्फोटक रूप से कच्ची ताकत में बदलकर अपने शरीर में भर रहा था। शरीर साधकों के लिए क्यूई का उपयोग दो तरीकों से होता था। पहला तरीका था धीरे धीरे, स्थिर और कोमल प्रवाह में क्यूई को शरीर की नसों और मेरिडियनों में भेजना। ये एक लंबी और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया थी, मानो लोहे को बार बार तपाकर और ठोक कर इस्पात बनाया जाए। हर शरीर साधना कला अपनी विशिष्टता के अनुसार अलग अलग सार को परिष्कृत करती थी और अलग अलग नाड़ी मार्गों से पोषण की प्रक्रिया पूरी होती थी। यही तरीका पीढ़ियों से अपनाया जाता आया था। लेकिन दूसरा तरीका, वो युद्ध के समय का तरीका था, क्यूई का विस्फोटक रूप से इस्तेमाल करना। एक ही पल में क्यूई का ज्वालामुखी शरीर में भर देना, ताकि हर मांसपेशी, हर अस्थि, हर रग अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाए। इससे शरीर साधक के हमले बिजली जैसी तीव्र और प्रलयंकारी हो जाते थे, और शरीर जितना मजबूत, उतनी ही अधिक क्यूई वो सह सकता था, और हमले उतने ही विनाशकारी। आरव इस समय यही कर रहा था, अपने गोला दांतियन से क्यूई को विस्फोट की तरह अपनी मुट्ठी तक भेजना। अमर शरीर कला में युद्ध के लिए कोई विशिष्ट तकनीक नहीं थी, इसलिए आरव केवल सबसे बुनियादी मार्गों से ही क्यूई को निर्देशित कर पा रहा था। वो चट्टान के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एकाग्रता की धार तेज हो गई। उसने गहरी सांस ली और अगला ही पल, धड़ाम, उसकी मुट्ठी चट्टान से टकराई। एक कानफाड़ गूंज जंगल में फैल गई। चट्टान में गहरी, चौड़ी दरारें उभर आई, मानो उसकी नसों में भरी क्यूई ने पत्थर की आत्मा को ही चीर दिया हो। कुछ ही सेकंड में वो विशाल पत्थर ढह गया, बिखर कर धूल और मलबे में बदल गया। आरव ने अपनी मुट्ठी को देखते हुए हल्की मुस्कान दी। उसकी उंगलियों में हल्की सी गर्मी और खून का दौड़ना महसूस हो रहा था। इतना साधारण हमला और ये ताकत, वो सोचकर रोमांचित हो उठा। जब मैं असली शरीर साधना की युद्ध तकनीकें सीख लूंगा, तब ये शक्ति किस हद तक बढ़ जाएगी, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। गुप्ता कबीले में रहते हुए उसने कभी कोई शरीर साधना तकनीक नहीं सीखी थी। एक तो इसलिए कि गुप्ता कबीला सार साधकों का था, और दूसरा इसलिए कि उसने शरीर साधना की शुरुआत कबीला छोड़ने के बाद ही की थी। उसने गहरी सांस ली और आंखों में दृढ़ता की चमक आई। लेकिन यह बुरा नहीं है। युद्ध के दौरान अपनी शारीरिक ताकत को विस्फोटक रूप से बढ़ाकर मैं पर्वत विध्वंसक तलवार को और भी घातक बना सकता हूं। उसके चेहरे पर मुस्कान अब दृढ़ निश्चय में बदल चुकी थी। अब ये केवल साधना नहीं थी, ये आने वाले युद्ध की तैयारी थी। दो दो शक्तिपुंज। आरव के होठों पर एक धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में उत्साह और महत्वाकांक्षा की चमक थी। ये सचमुच अद्भुत है। वो खुद से भी छुपा नहीं पा रहा था कि उसकी मौजूदा स्थिति कितनी आसमान को चुनौती देने वाली थी। आमतौर पर साधकों के लिए शरीर साधना और सार साधना दोनों करना केवल एक सपना होता था, एक ऐसा सपना जिसे अधिकांश लोग कभी छू भी नहीं पाते। और यहां वो खड़ा था, उस असंभव सपने की राह पर पहला कदम रखते हुए। सिर्फ कल्पना ही उसे रोमांचित कर रही थी। दोनों मार्गों को साधने के फायदे लगभग असीमित थे। उसके हमले और भी विनाशकारी होंगे, और उसकी शारीरिक रक्षा एक दुर्ग की तरह अभेद्य। सार साधक अपनी जटिल और विस्फोटक क्यूई तकनीकों के लिए प्रसिद्ध थे। वे दूर से, विविध और अनपेक्षित तरीकों से हमला कर सकते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा दोष था कमजोर शारीरिक रक्षा। हां, वे रक्षाधारित तकनीकों का अभ्यास करके इस कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकते थे, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी, कम हुई आक्रमण क्षमता। दूसरी ओर शरीर साधक, बॉडी कल्टिवेटर्स,
उनके पास उतने जटिल और विविध हमले नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वे दुश्मनों के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थे। उनका शरीर ही उनकी ढाल था, इतना मजबूत कि वे उन प्रहारों को भी सह सकते थे जो एक सामान्य सार साधक को पल भर में खत्म कर दें। और जब वे हमला करते तो उनका प्रहार सीधा, साधा, लेकिन धरती हिला देने वाला होता था। आरव के चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और गहरी हो गई। अगर मैं इन दोनों मार्गों को एक साथ साध लूं, तो मेरे पास कोई कमजोरी नहीं बचेगी। उसने हल्की सांस ली और अपने आसपास की उस अदृश्य लेकिन महसूस होने वाली ऊर्जा को महसूस किया। महल में फैली पवित्र आभा, और ऊपर से ये आभा मेरी आत्मा को भी धीरे धीरे मजबूत कर रही है। भले मैं कोई महान आत्मा साधक, सोल कल्टिवेटर न बनूं, लेकिन इतना तो पक्का है कि मेरी आत्मा उस स्तर तक पहुंच जाएगी जहां मुझे किसी साधारण आत्मा साधक से डरने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ी देर तक उसने अपनी नई शक्ति को आजमाया, मुट्ठी कसना, क्यूई का प्रवाह महसूस करना और शरीर में उस गर्मजोशी और ताकत की धड़कन सुनना। फिर वो दोबारा बैठ गया, साधना मुद्रा में। मेरा मूल शक्तिपुंज अभी शुरुआती मिस्ट क्रिएशन रियल में है, लेकिन शक्तिपुंज गोला पहले ही मिडिल मिस्ट क्रिएशन में पहुंच गया है। उसकी आंखों में फिर से महत्वाकांक्षा की चमक लौटी। अगर मैं शक्तिपुंज गोला को और तेजी से ऊंचाई पर पहुंचा दूं, तो मैं क्यूई कंडेंसेशन स्तर का शरीर साधक पलक झपकते ही बन सकता हूं। वो तुरंत ध्यान में लीन हो गया, रक्त सार को अवशोषित करते हुए, और अमर शरीर कला के मार्गों के अनुसार उसे शरीर में प्रवाहित करने लगा। उसके भीतर ऊर्जा का प्रवाह पहले से कहीं अधिक सहज और शक्तिशाली था। लेकिन अचानक उफ! आरव ने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया, मानो भीतर कोई अदृश्य हथौड़ा उसकी चेतना पर प्रहार कर रहा हो। आह! आरव की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। अचानक उसके मन के भीतर एक अजनबी अंधकार फैलने लगा, ठंडी, घुटन भरी और रोंगटे खड़ी कर देने वाली। वही डरावनी, सरसराती हुई फुसफुसाहटें लौट आई जिन्हें उसने महल के उस नर्क जैसे कक्ष में सुना था। मारो, लूटो, अपवित्र करो, नष्ट कर दो। ये आवाजें धीमी थी, लेकिन इतनी जहरीली कि उसकी चेतना पर पंजा गाड़ दे। हर शब्द उसके दिमाग में चाकू की तरह चुभ रहा था और उसके दिल की गहराइयों में एक पाश्विक प्रवृत्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। आरव को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य, दुष्ट शक्ति उसकी आत्मा पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है, मानो उसके अस्तित्व को अपने काले इरादों का खिलौना बना दे। उसकी सांसें भारी हो गई, माथे पर पसीना छलक आया, लेकिन उसने पूरी ताकत से उन विचारों का प्रतिरोध किया। मिनट दर मिनट, मानो हर पल एक युग बन गया हो। अंततः उसने किसी तरह अपना मन स्थिर किया और उन गंदे, जहरीले विचारों को अपने दिमाग से बाहर धकेल दिया। वो घुटनों के बल बैठ गया, सांसें टूट टूट कर निकल रही थी। ये अभी क्या था? उसने हांफते हुए खुद से कहा, जैसे ही मैंने अमर शरीर की साधना पर ध्यान केंद्रित किया। ये फुसफुसाहटें शुरू हो गई और ऐसा लगा जैसे हजारों बर्फीली सुइयां मेरी आत्मा को भेद रही हों। उसने हिम्मत करके फिर से कोशिश करने का निर्णय लिया, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये कोई संयोग तो नहीं। लेकिन जैसे ही उसने साधना का प्रवाह शुरू किया, उफ! दर्द की एक लहर सीधे उसकी चेतना में टकराई। वही अंधेरी फुसफुसाहटें लौट आई और उसके दिमाग में दुष्ट विचार ऐसे भर गए मानो वे उसकी अपनी सोच हो। उसने फिर से अपना सिर दोनों हाथों से जकड़ लिया। पूरे शरीर में तनाव की लहर दौड़ गई। कई लंबे मिनटों तक उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। गहरी सांसें लेना, उन विचारों को बहा देना, मानो अपने मन को गंदे कीचड़ से साफ कर रहा हो। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, लेकिन लगता है फिलहाल मैं अमर शरीर की साधना जारी नहीं रख सकता। उसकी आंखों में असंतोष और निराशा झलक रही थी, लेकिन भीतर कहीं ये भी समझ था कि वो इस समय इस ताकत के साथ
छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उसने गहरी सांस ली। हालांकि ये निराशाजनक है, लेकिन यह भी सच है कि मैं इतनी जल्दी मिडिल मिस्ट क्रिएशन तक पहुंच गया। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। आरव की निगाहें स्थिर हो गई। अब समय है अपनी सार साधना पर ध्यान देने का। आरव ने रात का शेष समय पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने शक्तिपुंज, शक्ति और ऊर्जा का वो गुप्त केंद्र को साधने में लगाया। उसकी सांसें गहरी और स्थिर थी। शरीर के भीतर की हर नस मानो गर्म लहरों से भर रही हो। आंखें मूंदे हुए वो उस अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहा था, जो हर पल उसके भीतर घूमकर उसे और सुदृढ़ बना रही थी। अंततः थकान ने उसे घेर लिया और साधना की शांति धीरे धीरे नींद की गहराइयों में बदल गई। कुछ दिन बीत गए। घने और रहस्यमयी हिमालय जंगल के बीच आरव आगे बढ़ रहा था। पत्तों के बीच से छनकर आती धूप उसके रास्ते पर सुनहरी परत बिखेर रही थी। पंछियों की दूर दूर से आती आवाजें और कभी कभी झाड़ियों में होती हलचल उसे सतर्क बनाए रखती थी। वो झाड़ियों, काई से ढके पत्थरों और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच से गुजरते हुए सोच में डूबा था कि अचानक पेड़ों की घनी दीवार समाप्त हुई और सामने एक विशाल खुला इलाका आ गया। आरव की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। दूर क्षितिज पर कोहरे की पतली चादर के बीच छतों और लकड़ी के ढांचों की कतारें दिखाई दी। हवा में हल्की सी धुएं की गंध और दूर से आती हलचल की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता की चमक उभरी। क्या वो वाकई एक कस्बा है? उसने धीमे स्वर में खुद से कहा, मानो कोई नई कहानी शुरू होने वाली हो। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। डिवाइन वॉरियर, अध्याय 28 गांव। हल्की हल्की धूप घने हिमालय जंगल की पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। आरव कई दिनों से इस निर्जन रास्ते पर चल रहा था। अपने नक्शे को बार बार देखता, रास्ते का अंदाजा लगाता। उसने एक बार फिर थकान से भरी सांस लेते हुए नक्शा खोला और ध्यान से उसका अध्ययन किया। ये जगह तो, अरे, ये तो नक्शे पर बिल्कुल भी चिन्हित नहीं है। उसकी भौहें सिकुड़ गई। इतनी दूर मुख्य सड़क से अलग थलग कोई गांव क्यों होगा? आखिर यहां कौन रहता होगा? बाली साम्राज्य की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से वो अभी भी लगभग 100 मील दूर था। आरव को उम्मीद थी कि इतने गहरे जंगल में उसे कई दिनों तक किसी सभ्यता का नाम निशान नहीं मिलेगा, लेकिन अब उसके सामने जो दृश्य था उसने उसकी गति रोक दी। जंगल अचानक खुलकर एक विशाल समतल मैदान में बदल गया था और उस मैदान के बीच बसा था एक गांव। गांव की सीमा मजबूत, ऊंची लकड़ी की दीवारों से घिरी हुई थी। दीवारों के अंदर सैकड़ों लकड़ी और पत्थर की इमारतें नजर आ रही थी और बाहर, जहां तक नजर जाती, हरे भरे खेत लहरा रहे थे। दूर से हल्की हल्की चिमनियों का धुआं आसमान में उठ रहा था और हवा में ताजा मिट्टी और पके अनाज की खुशबू तैर रही थी। आरव के होठों पर एक थकी मगर संतोष भरी मुस्कान आ गई। चलो देखते हैं, शायद यहां कोई सराय हो जहां स्नान करने का मौका मिले और पेट भर भोजन मिल जाए। हफ्तों हो गए हैं, न तो ढंग का खाना खाया है, न ही साफ पानी से नहाया हूं। वो धीरे धीरे गांव के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। गेट ऊंचा था, मोटे लकड़ी के तख्तों से बना और उस पर लोहे की पट्टियां जड़ी थी। जैसे ही वो पास पहुंचा, दो आवाजें एक साथ गूंज उठीं। रुको, कौन है वहां? द्वार पर तैनात कई पहरेदार तुरंत सतर्क हो गए। आरव ने उनकी ओर देखा और एक पल को चौंक गया। ये तो साधारण रक्षक है, इनमें से कोई भी बॉडी रिफाइनमेंट साधक नहीं दिखता। जंगल के बीच बसे गांव की रक्षा साधारण लोग कैसे कर सकते हैं? और यहां का माहौल अजीब तरह से शांत है। वो नपेतुले कदमों से आगे बढ़ा और विनम्र स्वर में बोला, मैं बस एक यात्री हूं जो इस गांव पर संयोग से आ पहुंचा है। ये जगह आखिर है कहां?
ये किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं है। आरव की आवाज में सचमुच की जिज्ञासा थी। पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनकी मुद्रा थोड़ी सहज हो गई। उनमें से एक, जिसकी दाढ़ी पर हल्की सफेदी झलक रही थी, आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम यात्री हो तो अंदर जा सकते हो। प्रवेश शुल्क 2 कॉपर सिक्के। वो थोड़ी देर ठहरा, फिर धीमे स्वर में आगे बोला, जहां तक तुम्हारे सवाल का जवाब है, ये गांव उन लोगों ने बसाया था जो बाली साम्राज्य की पहुंच और प्रभाव से दूर रहना चाहते थे। हमने अपने लिए एक अलग दुनिया बनाई है। जंगल की इस शांति में आरव मन ही मन सोचा, बाली साम्राज्य से दूरी? लगता है इस गांव में सिर्फ दीवारें ही नहीं, बल्कि कहानियां भी छुपी है। आरव ने अपनी उंगलियों से 2 चमकते हुए कॉपर सिक्के आगे बढ़ाए। सिक्कों के गिरने की टन-टन आवाज पहरेदार के कानों में गूंजी और वो उन्हें अपनी हथेली में दबाकर ठंडी नजर से आरव को देखने लगा। तुम सब तो साधारण इंसान हो, आरव ने हल्की भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्या गांव में कोई साधक गार्ड है भी? पहरेदार की आंखों में एक क्षणिक झिझक चमकी, जैसे वह जवाब तौल रहा हो। फिर धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोला, नहीं, हमारे गांव में कोई साधक नहीं है। हम में से ज्यादातर ने जानबूझकर उस दुनिया से दूरी बना ली है, और यही कारण है कि करीब 10 साल पहले हमने ये गांव बसाया। आरव की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी रही। क्या ये खतरनाक नहीं? इस जंगल में हर तरफ बॉडी रिफाइनमेंट स्तर के दैत्य घूमते हैं, और अगर बदकिस्मती से मिस्ट क्रिएशन स्तर का सामना हो गया, तब? पहरेदार की होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर वो मुस्कान में एक अजीब ठंडक थी। हमारी दीवारें मजबूत है, ऊंची है, वे किसी भी बॉडी रिफाइनमेंट स्तर के जानवर के लिए कैदखाना बन सकती है। उसकी आंखों में अचानक एक साया सा उतर आया। जहां तक मिस्ट क्रिएशन स्तर के दैत्यों का सवाल है, उसने क्षण भर रुककर नीचे देखा। बस इतना समझ लो कि उनका भी हमारे पास इंतजाम है। आरव ने नोटिस किया, उसके स्वर में आत्मविश्वास तो था, लेकिन भीतर कोई ऐसा रहस्य भी जो कहने लायक नहीं। आरव ने और नहीं कुरेदा, गांव में कोई सराय है? उसने विषय बदल दिया। पहरेदार ने थोड़ा सहज होते हुए कहा, हां, होटल विलेज इन, गांव के बीचों बीच। उसके बाहर चांद का निशान वाला बोर्ड टंगा है, पहचानने में गलती नहीं होगी। धन्यवाद। आरव ने हल्के से सिर झुकाया और खुले दरवाजे से भीतर कदम रख दिया। गेट के अंदर की दुनिया बाहर से बिल्कुल अलग थी। लकड़ी के मकानों के बीच पत्थरों से बनी संकरी गलियां, और उनमें भागते भागते लोग, कोई अनाज की बोरी कंधे पर डाले, कोई पानी के घड़े लेकर, कोई छोटे बच्चों को गोद में संभालते हुए। बुजुर्ग चौपाल के पास बैठकर आपस में कहानियां बुन रहे थे, और धूप में चमकते अनाज के ढेर पर औरतें छाछ से फटकार रही थी। शांति थी, लेकिन कहीं गहरे में एक अनकहा डर भी। आरव चलते चलते अपने दिव्या चेतना को फैलाता रहा। हर एक चेहरा, हर एक दिल की धड़कन, सब बिल्कुल सामान्य। ये सचमुच साधारण इंसान है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन ये ताकतवर दैत्यों का सामना कैसे करते होंगे? गांव के केंद्र में पहुंचते ही उसकी नजर पड़ी एक भव्य 2 मंजिला इमारत पर। अंधेरे रंग की लकड़ी से बनी दीवारें, किनारों पर उकेरी गई चांद की आकृतियां, और बीच में लटकता हुआ बड़ा सा तख्ती, जिस पर चांद का सुनहरा प्रतीक चमक रहा था। नाम था होटल विलेज इन। हवा में जली हुई तेल के दियों की महक घुली थी, और दूर से आती मध्यम गुनगुनाहट इस जगह को और रहस्यमय बना रही थी। आरव के कदम अनजाने में धीमे हो गए, मानो वो सिर्फ एक सराय के नहीं, बल्कि किसी छिपे हुए सच के दरवाजे तक पहुंच रहा हो। आरव भारी कदमों से होटल विलेज इन के लकड़ी के दरवाजे को धकेलते हुए भीतर दाखिल हुआ। अंदर का वातावरण गजब की चुप्पी और हल्की सी उदासी से भरा था। दीवारों पर टंगी लालटेनें हल्की हल्की टिमटिमा रही थी, जैसे उनकी लौ भी थक चुकी हो। कोनों में कुछ लोग चुपचाप बैठकर अपने कटोरे में सूप घुमा रहे थे, और हवा में पुराने लकड़ी
और मसाले की हल्की सी मिलीजुली गंध तैर रही थी। काउंटर के पीछे खड़ी एक महिला, सराय मालकिन, मध्यम उम्र, चेहरे पर हल्की झुर्रियां, लेकिन आंखों में पैनी चमक, कागजों में कुछ हिसाब लिख रही थी। आरव ने पास जाकर हल्के स्वर में कहा, माफ कीजिए, एक कमरे का किराया कितना है? महिला ने कलम रोक दी, सिर उठाया और आरव को ऊपर से नीचे तक परखा। यहां तो अजनबी कम ही आते हैं। उसने एक पल को भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं सिर्फ एक रात रुकना चाहता हूं। किराया कितना है? आरव ने सीधी बात की। 20 तांबे के सिक्के। वो ठहरी, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर धीरे से बोली, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगी, आज रात गांव में मत रुकना। आरव की आंखों में हल्का सा कौतूहल जागा। क्यों? यहां क्या होने वाला है? महिला का चेहरा क्षण भर को गंभीर हो गया। उसने चारों ओर देखा, मानो कोई उनकी बात न सुन ले, फिर धीमे स्वर में कहा, कल सुबह यहां कुछ लोग आने वाले हैं। ऐसे लोग जिनसे भले आदमी दूर ही रहें। अगर समझदारी है तो उनके आने से पहले गांव छोड़ देना। आरव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चिंता मत करो, मैं संभालूंगा। उसने जेब से 20 तांबे के सिक्के निकाले और काउंटर पर रख दिए। सराय मालकिन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका, जैसे वो उसके आत्मविश्वास को परख रही हो। फिर मुड़ी और लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ऊपर के एक छोटे कमरे तक ले गई। कमरे का दरवाजा खुला तो भीतर का नजारा सादा लेकिन सुकून भरा था। एक लकड़ी का बिस्तर, कोने में अलमारी और पास ही एक छोटा सा स्नानघर। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को हौले हौले हिला रही थी। आरव ने बिना समय गवाए स्नान किया। अपने भंडारण क्षेत्र से एक नया साफ चोगा निकाला और पहन लिया। फिर बिस्तर पर लेटते हुए उसने गहरी सांस ली। आह! कितने दिनों बाद बिस्तर का एहसास हो रहा है। आज एक दिन साधना को विराम, सिर्फ आराम। उसके विचार धुंधले होने लगे। शरीर की थकान नींद में बदल गई और कुछ ही पलों में वो गहरी नींद में डूब गया। सुबह अचानक बाहर से आती जोरदार आवाजों और हलचल से उसकी नींद टूटी। ये क्या हो रहा है? आरव ने उनीदी आंखों से दरवाजे की ओर देखा, जबकि बाहर का शोर हर पल बढ़ता जा रहा था। आरव तेज कदमों से अपने कमरे से बाहर निकला और लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंचा। जैसे ही उसने सराय का मुख्य हॉल देखा, उसके कदम अनायास रुक गए। पूरा हॉल सुनसान पड़ा था। न कोई ग्राहक, न कोई कर्मचारी। यहां तक कि कल रात की वो महिला सराय प्रबंधक भी गायब थी। उसकी भौहें सिकुड़ गई। कल रात उसने कहा था कि कुछ खतरनाक लोग आने वाले हैं। कहीं इसका मतलब? जिज्ञासा और हल्की बेचैनी के साथ वो दरवाजे से बाहर निकला और मुख्य सड़क पर आ गया। ठंडी सुबह की हवा में हल्की सी धूल उड़ रही थी, लेकिन दूर से एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था, मानो सैकड़ों हजारों लोग एक साथ बातें कर रहे हों। सड़क के कुछ 100 गज आगे गांव के बीचों बीच एक विशाल खुला चौक था। वहां लोगों का ऐसा जमावड़ा लगा था, मानो पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया हो। आरव ने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन सावधानी बरतते हुए भीड़ के एक किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें लोगों के सिरों के ऊपर घूमने लगी और तभी उसने देखा, चौक के सबसे आगे 6 आदमी सीधे और आत्मविश्वास से खड़े थे। साधक? आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। वो उनसे इतनी दूरी पर था कि उसकी दिव्य चेतना उनकी साधना का स्तर साफ साफ नहीं भाप सकती थी, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाली भारी और दबाव भरी ऊर्जा किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। लगता है ये मिस्ट क्रिएशन रियल्म के साधक हैं, लेकिन इस गांव को तो बिना साधक के कहा जाता है। फिर ये यहां क्यों आए हैं? आय के दिमाग में सवालों की बौछार हो रही थी कि तभी उन 6 में से एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी कदकाठी लोहे की तरह मजबूत थी और चेहरे पर एक लंबा गहरा निशान था, जैसे किसी तलवार ने उसे चीर दिया हो। उसकी आंखों में कठोरता थी और आवाज में गरजती हुई धमकी। अच्छा, मेरा पैसा कहाँ है?
उसने भीड़ पर नजर दौड़ाते हुए चिल्लाया। उसकी भारी आवाज पूरे चौक में गूंज उठी और लोगों की फुसफुसाहट एकदम थम गई। अब वहां बस एक भारी, डरावनी खामोशी छा गई थी। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। डिवाइन वॉरियर, चैप्टर 29, दुष्ट लोग। भीड़ में से एक दुबला-पतला, थरथराता हुआ आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, मानो हर कदम उसे मौत की ओर खींच रहा हो। उसके हाथ में एक छोटी सी मटमैली थैली थी, जिसे वह दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए था, मानो वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। वो धीरे धीरे आगे आया और कांपती आवाज में बोला, ये लीजिए, जैसा वादा किया था। 5 सोने के सिक्के। भीड़ का सन्नाटा और गहरा हो गया। सबकी निगाहें उस आदमी और सामने खड़े, चौड़े कंधों वाले, चेहरे पर भयानक चोट के निशान वाले व्यक्ति पर टिकी थी। उसकी आंखें ठंडी, निर्दयी और शिकारी की तरह थी। उसने थैली की ओर देखा। होठों पर एक हल्की सी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आई और वो धीमे लेकिन जहरीले लहजे में बोला, मैंने अपना मन बदल लिया है। अब कीमत बढ़ गई है। अब से मैं 10 सोने के सिक्के लूंगा। 10? कांपते आदमी की आवाज काम कर टूट गई। हम तो किसी तरह 5 जुटा पाते हैं। 10 तो असंभव है। अगर आप 5 नहीं लेंगे तो हमें किसी और को बुलाना पड़ेगा जो हमारे शहर की रक्षा कर सके। चेहरे पर निशान वाला आदमी थूक के साथ जमीन पर एक गंदी आवाज छोड़ते हुए गुर्राया, तुम्हारे इस शहर को जंगल के दरिंदों से बचाना आसान नहीं है, किसान। 10 सोने लगेंगे। वो एक पल के लिए रुका, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे भीड़ के सामने खड़ी एक नन्ही, मासूम लड़की पर जा टिकी। उसकी मुस्कान अब और भी खतरनाक हो गई, मानो उसने कोई और सौदा सोच लिया हो। या तुम मुझे कुछ और दे सकते हो। भीड़ में बेचैनी फैल गई। कुछ लोगों ने लड़की को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन निशान वाला आदमी उसके चेहरे पर टिकी अपनी निगाहें हटाने को तैयार नहीं था। वो और झुककर लगभग फुसफुसाहट में बोला, और अगर तुमने अभी मुझे मना किया तो बचाने के लिए कोई शहर ही नहीं बचेगा और न ही पहरेदारों की जरूरत पड़ेगी। कांपते आदमी के होंठ सूख गए। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। नन्ही, कृपा करें, एक पल दीजिए। वो जल्दी से मुड़ा और भीड़ में जाकर सामने खड़े कुछ लोगों से तेज आवाज में बात करने लगा। लोग फुसफुसाकर बहस करने लगे। उनके चेहरों पर डर और बेबसी साफ नजर आ रही थी। कुछ लोग सिर झुका रहे थे, कुछ बेबस हाथ फैला रहे थे, लेकिन आखिर में सबकी निगाहें नीचे झुक गई। काफी देर के बाद वो फिर से आगे आया, गहरी सांस लेते हुए बोला, माफ कीजिए, लेकिन हमारे पास अब एक भी सिक्का नहीं बचा। हम वादा करते हैं कि अगली बार आपके लिए 10 सोने के सिक्के जुटा लेंगे। चेहरे पर निशान वाले आदमी ने बिना कुछ कहे थैली छीन ली और अचानक उसका हाथ हवा में उठा और धाड़ की आवाज के साथ उस गरीब आदमी के चेहरे पर पड़ा। थप्पड़ की गूंज भीड़ में फैल गई। खून की लाल बूंदें हवा में बिखरकर जमीन पर गिरने लगी। वो आदमी पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा और उसके मुंह से एक धीमी, टूटी हुई कराहन निकली। भीड़ में कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि सभी जानते थे उस दिन दुष्ट लोग जीत चुके थे। मैंने कहा था 10 सोने के सिक्के, और मुझे वही चाहिए। चेहरे पर गहरी चोट का निशान लिए उस आदमी की आवाज में अहंकार और धमकी दोनों थे। उसकी नजरें भीड़ पर ऐसे घूम रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। अगर तुम वो नहीं दे सकते तो मैं कुछ और ले लूंगा। उसने हल्के से अपने पीछे खड़े एक गुंडे की ओर सिर हिलाया। इशारा पाते ही वो भारी भरकम आदमी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी आंखें ठंडी और क्रूर थी और उनका लक्ष्य स्पष्ट था। भीड़ में खड़ी वो लड़की की उम्र मुश्किल से 18 साल रही होगी।
उसके चेहरे पर मासूमियत, आंखों में डर और सुंदरता में एक नाजुक सी चमक थी। जैसे ही वो गुंडा पास आया, उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। हाथ झटकना, पीछे हटना, चीखना, लेकिन उस आदमी की पकड़ लोहे की जंजीरों जैसी थी। नन्ही, प्लीज। उसकी आवाज भीड़ के दिलों को चीरती हुई निकल रही थी। कांपता हुआ बुजुर्ग, जिसे अभी कुछ ही देर पहले थप्पड़ मारकर गिरा दिया गया था, किसी तरह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसके होंठ कटे थे, जबड़ा आधा टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने टूटी फूटी आवाज में पुकारा, नन्ही, छोड़ दो उसे। चेहरे पर निशान वाला आदमी धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा और होठों पर एक रेंगती हुई दुष्ट मुस्कान फैल गई। अगर अगली बार ये नहीं चाहो तो 10 सोने के सिक्के तैयार रखना। गांव वालों की आंखों में गुस्सा भड़क रहा था, लेकिन उनके पैरों में जड़ें जम गई थी। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे जानते थे, उनमें से कोई भी साधक नहीं है, कोई भी उन गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकता। विडंबना यह थी कि यही लोग कभी उनके रक्षक थे, जिन्हें उन्होंने जानवरों और लुटेरों से बचाने के लिए रखा था। लेकिन समय के साथ रक्षक ही शिकारी बन गए। हर महीने वे आते, लूटते, और डर का ये खेल चलता ही रहता। दूर से ये सब देखते हुए आरव के होठों पर एक ठंडी रेखा खिंच गई। तो यही वजह थी कि सराय के मालिक ने मुझे कहीं और ठहरने की सलाह दी थी। ये लोग सच में घटिया और खतरनाक हैं, उसने मन ही मन सोचा। उसके भीतर 2 आवाजें टकरा रही थी। ये इस शहर की अपनी समस्या है, उन्हें खुद ताकत सीखनी होगी। बिना ताकत के ये लोग हमेशा ऐसे ही दबाए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उसकी नजर उस लड़की पर थी, जिसे जबरदस्ती खींचा जा रहा था, जिसकी चीखें किसी की हिम्मत नहीं बढ़ा पा रही थी। मैं बस खड़ा रहकर ये नहीं देख सकता। भीड़ चुपचाप देखती रही। लड़की की चीखें और कदमों की घसीट की आवाज चारों तरफ डर का एक अदृश्य जाल बुन रही थी। तभी उनके पीछे से एक गहरी, ठंडी सांस की आवाज आई। हूं। आरव ने लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में झुंझलाहट और दृढ़ता का मिलाजुला भाव था। मुझे इसमें दखल भी नहीं देना चाहिए, लेकिन शायद ये वो पल है जब मुझे नियम तोड़ने होंगे। उसकी आवाज इतनी साफ थी कि सामने खड़े 6 गुंडों ने सुन ली। वे धीरे धीरे पीछे मुड़े और देखा, एक युवा लड़का शानदार काले रेशमी वस्त्र पहने आत्मविश्वास से उनकी ओर कदम बढ़ा रहा था। उसकी चाल धीमी लेकिन स्थिर थी, और उसकी निगाहों में न तो डर था, न ही हिचकिचाहट, बस एक शांत, ठंडी चुनौती। नेता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आंखें सिकोड़ते हुए होठों पर एक डरावनी हंसी बिखेरी। हाँ, ये तो दिलचस्प होगा। अरे अरे, यहां हमारे पास क्या आ गया है? चेहरे पर गहरी चोट के निशान वाला नेता व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला। उसकी आवाज में तिरस्कार और मनोरंजन मिला हुआ था। उसकी नजरें धीरे धीरे आरव पर ऊपर से नीचे तक फिसल रही थी, जैसे किसी शिकार को परख रहा हो। आरव बिना किसी डर के आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल न तेज थी न धीमी, बस स्थिर और आत्मविश्वास से भरी। जैसे ही वो नेता के करीब पहुंचा, एक अदृश्य लहर सी उसके शरीर पर गुजरी। आरव की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। ये अपनी दिव्य चेतना से मेरी साधना का स्तर जांच रहा है, उसने मन ही मन सोचा। बिना किसी हिचकिचाहट के आरव ने कहा, मैं तुम्हें वो 5 अतिरिक्त सोने के सिक्के दे दूंगा जो गांव वाले नहीं दे पाए। बस लड़की को छोड़ दो और यहां से चले जाओ। लेकिन साथ ही उसने अपनी दिव्य चेतना को फैलाया, और पल भर में उसके सामने खड़े हर एक व्यक्ति की ताकत का अंदाजा हो गया। 5 लोग शुरुआती मिस्ट क्रिएशन रियल्म के साधक थे, जबकि उनका नेता मध्य स्तर का मिस्ट क्रिएशन रियल्म साधक। नेता कुछ पलों के लिए चुप रहा, मानो आरव के सीधे प्रस्ताव ने उसे हल्का सा चौंका दिया हो। लेकिन अगली ही सांस में उसका चेहरा फिर से विकृत सा हंसी में बदल गया। हाँ, हा हा हा, उसकी हंसी गूंजने लगी, और बाकी 5 भी ठहाके मारने लगे। हाँ, लड़के,
मुझे नहीं पता तू कहां से आया है, लेकिन साफ है कि तुझे इस दुनिया के असली कानूनों की कोई समझ नहीं। ऐसा कर, तेरे पास जो भी है सब हमें सौंप दे, बदले में हम तेरी जान छोड़ देंगे। चेहरे पर निशान वाला आदमी गुर्राते हुए बोला, मानो उसकी बात ही अंतिम हुक्म हो। पीछे खड़े गुंडों में से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये कौन है? लगता है कोई बिगड़ा हुआ अमीर बाप का बेटा है, इसके पास जरूर बढ़िया सामान होगा। दूसरा हंसते हुए बोला, हां, पक्का कोई महलों में पला लाड़ला, जिसे असली दुनिया की हवा भी नहीं लगी। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी, लेकिन तभी एक गुंडे का चेहरा अचानक जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके होंठ हल्के से कांप उठे। बॉस! उसने लगभग चीखते हुए पुकारा। क्या? नेता ने चिढ़कर उसकी ओर देखा। उसका उसका चोगा, कंधे पर जो निशान है। अब तक नेता ने ध्यान से आरव के कपड़ों को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कंधे पर गई, मानो उसके गले में शब्द अटक गए हों। उसके चेहरे पर अविश्वास और डर की लकीरें उभर आई। ये तो गुप्ता कबीले का प्रतीक है। उसकी आवाज में अब हंसी की जगह घबराहट थी, और आंखों में वह डर था जो सिर्फ किसी बहुत बड़े अप्रत्याशित खतरे से होता है। भीड़ में हलचल फैल गई। गांव वाले जो अभी तक आरव को बस एक अजनबी समझ रहे थे, अब उसे और ध्यान से देखने लगे, और उन 6 गुंडों के चेहरों पर पहली बार मुस्कान की जगह सावधानी और भय था। अरे मेरे भगवान, मैंने क्या किया? चेहरे पर गहरी चोट के निशान वाला आदमी अपने भीतर खौफ महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, क्या उसने अभी अभी गुप्ता कबीले के किसी सदस्य को धमकी दे दी? गुप्ता काबिला, जिसके प्रतीक में एक मोर उड़ता था, हजारों मील तक फैली ताकतवर और प्रतिष्ठित शक्ति थी। ऐसे लोगों को नाराज करना, ये लगभग अपनी मौत को बुलाने जैसा था। वो माफी मांगने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक दूसरा विचार आया। डर की जगह पर एक शरारती, ढीली मुस्कान उभर आई। उसने आरव की ओर देखकर कहा, मुझे नहीं पता ये चोगा तुम्हें कहां से मिला, लेकिन लगता है ये या तो नकली है या तुमने इसे किसी गुप्ता कबीले के सदस्य से चुराया है। उसने थोड़ी देर चारों ओर नजर दौड़ाई, मानो माहौल का जायजा ले रहा हो, और फिर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, जैसे उसे किसी शिकार की कमजोरी दिख गई हो। देखो यहां, कुछ भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा बड़े कबीले के युवा स्वामी करते हैं। वे रथों में घूमते हैं, पहरेदारों की टोली उनके साथ होती है। यहां तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो बताओ, ये चोगा नकली है या तुमने चोरी किया? आरव कुछ पल के लिए ठिठक गया। आदमी का अंदाजा इतना घटिया और बेहुदा था कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन उसकी चौंकती हुई आंखें, चेहरे पर संकोच और गुस्सा, नेता के लिए जैसे और भी पक्का सबूत बन गई। ये मेरा चोगा है, आरव ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा। तुम मानो या न मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था, मैं तुम्हें 5 अतिरिक्त सोने के सिक्के दे दूंगा, बस लड़की को यही छोड़ दो। लेकिन चेहरे पर निशान वाला आदमी आरव की बात सुनकर भी रुका नहीं। उसकी नजरें उस शानदार चोगे पर टिकी रहीं, और उसकी मुस्कान अब और भी खतरनाक और भयावह हो गई। वाह, ये चोगा काफी शानदार है, इतना शानदार कि अब मुझे लगता है ये असली है। और अगर ये असली है, तो या तो तुमने इसे चुराया है, या जिसे पहन रखा था उसे मार डाला है। किसी भी हालत में तुम्हारे पास काफी खजाने होंगे। आरव ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। वो समझ गया कि ये आदमी बातचीत को कहाँ ले जा रहा है, और अब ये कोई हल्की बहस नहीं रह गई थी। चेहरे पर निशान वाला आदमी घबरा नहीं रहा था, बल्कि अब वो अपने इरादों में पूरी तरह दृढ़ था। मैंने अपना मन बदल लिया है, उसने गंभीर, क्रूर स्वर में कहा। अब तुम हमें सब कुछ दोगे, यहां तक कि अपनी जान भी। आरव ने पलटा और देखा, 5 और आदमियों ने उसे घेरे में ले लिया था। वे सभी एक बार में आगे बढ़े। उनकी निगाहें ठंडी, निर्दयी और हत्यारों जैसी थी। हवा में डर और मौत की गंध फैल गई थी। आरव ने हल्का सा मुस्कुराया,
उसकी आंखों में अब शांत आत्मविश्वास और तैयारी की चमक थी। ये अब सिर्फ एक आम टकराव नहीं था, ये शक्ति और साहस की परीक्षा थी। भीड़ में खड़े लोग कांपते रहे, उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। अब सब जानते थे, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। डिवाइन वॉरियर, अध्याय 30, पहली हत्या। आरव ने घटनाओं के इस मोड़ पर गहरी सांस ली। चारों तरफ तनाव और डर का माहौल फैला था। उसने अपना विशालकाय तलवार खींचा, जिसकी धातु धूप में चमक रही थी, और चेहरे पर निशान वाले आदमी की ओर देखते हुए ठंडी, स्थिर आवाज में बोला, मुझे तुम्हारे यहां चल रही व्यवस्था की कोई परवाह नहीं। मैं इसमें दखल देने का इरादा नहीं रखता। मेरी एक ही मांग है, लड़की को वापस छोड़ दो। मैं तुम्हें वो 5 सोने के सिक्के भी दे दूंगा जो गायब है। फिर भी तुम क्यों नहीं मान रहे? चेहरे पर निशान वाला आदमी जोर जोर से हंसा। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, और वो मन ही मन इस चुनौती पर हंस रहा था। तुम समझते ही नहीं हो, है ना? हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी सारी चीजें लूटेंगे, और फिर भी गांव से अपना हक वसूलेंगे। तुम्हारा प्रस्ताव हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। मार डालो इसे। आरव ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। और उसी समय उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली। चेहरे पर निशान वाला आदमी फिर से जोर जोर से हंसा, जैसे उसका विश्वास और बढ़ गया हो। तुम तो सिर्फ शुरुआती मिस्ट क्रिएशन स्तर के साधक हो, और शायद तुम्हें ज्यादा लड़ाई का अनुभव भी नहीं है। तुम्हारे पास बचने का कोई विकल्प नहीं, तुम्हें मरना ही होगा। आरव ने आश्चर्य और गुस्से के मिश्रित भाव से मन ही मन कहा, शुरुआती मिस्ट क्रिएशन? मेरा शक्तिपुंज गोला तो मध्य मिस्ट क्रिएशन स्तर पर है। क्या उसकी दिव्य चेतना इसे नहीं पहचान सकती? आरव यही सोच ही रहा था कि तभी एक आदमी सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसकी चाल तेज थी, और उसकी दृष्टि में कोई दया नहीं थी। आरव ने अपनी सोच तुरंत त्याग दी और उसकी हरकतों पर ध्यान केंद्रित किया। इतना ही? सीधे सिर पर हमला? आरव ने मन ही मन कहा। इसमें कोई तकनीक नहीं है, बस कच्ची शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। अपने शक्ति और साधना पर निर्भर होकर हमला कर रहा है। आरव ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। उसके अनुभव ने तुरंत महसूस करा दिया कि यह हमला सिर्फ ताकतवर दिखने वाला था, किसी योजना या चाल का हिस्सा नहीं। शायद सच में सोचता होगा कि मैं आसान निशाना हूं। आरव ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में अब संयम और आत्मविश्वास की चमक थी। वो जानता था, अब यह सिर्फ शक्ति का मुकाबला नहीं, बल्कि कौशल और तेजी का खेल बनने वाला था। भीड़ खामोश थी। गांव वाले कांप रहे थे, उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। हवा में तलवारों और भविष्य की मौत की गूंज महसूस हो रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और अपने शरीर को तैयार किया, क्योंकि यह पहला सचमुच का टकराव था, और यह लड़ाई उसकी पहली हत्या के करीब थी। आरव ने उस आदमी के पास आते ही अपने होंठ तिरछे कर हंसते हुए ठहाका लगाया। उसकी आंखों में शांत पर आत्मविश्वासी चमक थी। बचपन से ही आरव ने हथियारों के साथ अनगिनत अभ्यास किए थे। साधना शुरू करने से पहले ही उसे युद्ध कला का विशेषज्ञ माना जाता था, और अब हाल ही में हिमालय जंगल में उसके अनुभव ने उसके कौशल को और निखारा था। जंगल में वो कठिन परिस्थितियों में कई बार लड़ चुका था, ताकतवर और तेज, अपने युद्ध कौशल में परिपक्व। वो आदमी जो उसके सामने हमला करने आया, आरव के लिए लगभग अपमानजनक था। सिर्फ ताकत और सीधी चोट पर भरोसा करना, इस तरह का हमला आरव के लिए चुनौती नहीं, बल्कि हंसी का कारण था। बाकी 5 आदमी जो इस हमले को देख रहे थे, अपनी शरारती मुस्कान के साथ आरव को चुनौती दे रहे थे। ये जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या कोई शर्त लगाए कि ये लड़का कितनी देर टिकेगा? एक ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे 5 वार देता हूं।
दूसरे ने उत्तर दिया, 5। तुम इसे ज्यादा ऊंचा आंक रहे हो। मेरा कहना है 3 वार से ज्यादा नहीं टिकेगा, पहले आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तभी स्फर, जैसे ही उनकी बातचीत जारी रहने वाली थी, अचानक रुक गई। आरव के सामने उस आदमी का हमला थमते ही एक बेसिर लाश जमीन पर गिर गई। क्या? ये क्या हुआ अभी? एक आदमी चीख पड़ा, भय और घबराहट के मिश्रण में। चेहरे पर गहरी चोट वाला नेता अपनी आंखें तंग कर आरव को देखते हुए बोला, लगता है मैं गलत था। तुम जिस स्तर के दिखते हो उससे कहीं अधिक निपुण हो। और आदेश दिया, तुम सब उसे घेरो और एक साथ हमला करो। अब इसे किसी मासूम बच्चे के रूप में मत समझो, ये काफी ताकतवर है। बाकी चारों आदमी अपने चौंकने की झटकी को झटकते हुए जल्दी से आरव के चारों तरफ आ गए। उनकी आंखों में अब हंसी नहीं, बल्कि गंभीरता और चिंता झलक रही थी। आरव ने अपनी विशाल तलवार की धार की ओर दृष्टि डाली। रक्त धीरे धीरे उसकी तलवार की धार पर बह रहा था, एक संकेत कि उसने अभी अभी क्या किया था। वो कुछ देर के लिए खाली आंखों से तलवार को देखता रहा, अपने भीतर की तीव्र भावनाओं को महसूस करता हुआ। ये मेरी पहली हत्या थी, मेरी पहली मानव हत्या, आरव ने धीरे से कहा। लेकिन मुझे डर क्यों नहीं लग रहा? मुझे डर, आश्चर्य या घृणा महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। सच कहूं तो मुझे ये मानना मुश्किल है, लेकिन मुझे उत्साह महसूस हो रहा है। मेरे साथ क्या हो रहा है? उसका मन खुद से सवाल कर रहा था, और उसके भीतर एक अजीब, डरावनी लेकिन रोमांचक शक्ति की चमक फैल रही थी। वो जान चुका था, अब वो सिर्फ खुद की परीक्षा नहीं दे रहा था, बल्कि एक नए स्तर की लड़ाई में प्रवेश कर चुका था। आरव की उम्मीद थी कि उसकी पहली मानव हत्या उसके भीतर कुछ नकारात्मक भावनाएं, डर, घृणा या पछतावा जाग आएगी, लेकिन उसके शरीर और मन ने उसे चौंका दिया। जितना भी खतरनाक काम उसने किया, वो केवल उदासीन महसूस कर रहा था। और उससे भी अजीब बात यह थी कि हत्या पूरी करने के कुछ ही क्षणों के भीतर उसके भीतर उत्साह और जोश की एक अजीब, लगातार बढ़ती हुई लहर दौड़ गई। ये भावना जैसे उसे चेतना से अधिक शक्ति की ओर खींच रही थी। आरव अपनी भावनाओं में खोया ही था कि उसने चारों ओर तेजी से बढ़ते हुए 4 आदमियों को देखा। घेरा सघन था, कोई रास्ता नहीं। आरव ने तुरंत निर्णय लिया, अब कोई सोचने का समय नहीं। उसने अपनी की क्यूआई को पैरों में प्रवाहित किया। 5 चरण गति तकनीक। आरव ने इस तकनीक के पहले चरण का उपयोग किया। उसके कदम हवा में पंखों की तरह फैल गए और वो चारों ओर बने घेरा में एक खाली स्थान से झपट्टा मारते हुए गुजर गया। वहां जिस आदमी के पास वो अचानक से निकला, उसने डर और आश्चर्य में चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीख अचानक रुक गई। उसका सिर जमीन पर गिरा और खून चारों तरफ फैल गया। आरव की गति इतनी तेज और अप्रत्याशित थी कि उसके सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। सावधान, ये आदमी गहन गति तकनीक जानता है। चेहरे पर निशान वाला नेता चीख पड़ा। उसने सोचा था कि चारों तरफ घेरा आरव को मारने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन आरव की गति तकनीक ने उसकी सोच को पूरी तरह झकझोर दिया। खुद उसके पास तो कोई गति तकनीक नहीं थी, और न ही उसके गुंडों के पास। बाकी 3 आदमी, जो अनुभवी योद्धा थे, अपने साथी की अचानक मृत्यु देखकर घबरा गए, लेकिन वे निस्साहस नहीं हुए। उन्होंने दिशा बदलते हुए तेजी से आरव की ओर झपट्टा मारा। पेंग! आरव ने तलवार को एक हाथ से उठाया और पहले पहुंचने वाले आदमी के हमले को तुरंत रोक दिया। दूसरा हाथ फुर्ती से आगे बढ़ा और आदमी की पसलियों पर जोरदार मुक्का मारा। गाह! आदमी हवा में उछल गया। आरव के मुक्के की ताकत से उसकी कई पसलियां टूट गई और एक टूटी हुई पसली उसके हृदय में चुभ गई। वो आदमी कुछ ही सेकंड में मर गया। उसके चेहरे पर डर और आश्चर्य की अंतिम झलक रह गई। आरव ने पल भर तलवार और अपने हाथ की ओर देखा।
तलवार की धार पर अभी भी खून टपक रहा था। एक साक्ष्य कि उसने अभी अभी अपनी पहली मानव हत्या की थी। वो ठहरा, सांसें गहरी ली और मन में एक अजीब, जटिल भावना महसूस की। ये मेरी पहली हत्या थी, मेरी पहली मानव हत्या, आरव ने धीरे से कहा। लेकिन मुझे डर क्यों नहीं लग रहा? मुझे डर, आश्चर्य या घृणा महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन मैं कुछ भी महसूस नहीं कर रहा। सच कहूं तो मुझे ये स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन मुझे उत्साह और हल्की सनसनी महसूस हो रही है। मेरे साथ क्या हो रहा है? आरव का मन अपने भीतर की जटिल भावनाओं के साथ जूझ रहा था, लेकिन उसे पता था ये अभी शुरुआत थी। उसका असली सामना अभी बाकी था। जॉन ने अपनी 5 चरण गति तकनीक का पहला चरण एक बार फिर तीव्र गति से इस्तेमाल किया। वो हवा में जैसे उड़ता चला गया। कदमों की गति इतनी तेज थी कि सामने खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ही क्षण बाद, जहां आरव अभी खड़ा था, वहां एक तलवार हवा में से गुजर गई, जैसे वो केवल एक भूत बनकर वहां से निकला हो। आरव ने सबसे दूर खड़े आदमी की ओर सीधा झपट्टा मारा। वो आदमी, जो अभी आरव के पिछले स्थान की ओर बढ़ रहा था, समय रहते अपनी दिशा नहीं बदल सका। उसने तेजी से तलवार उठाई, लेकिन आरव की गति इतनी अप्रत्याशित थी कि उसकी तैयारी व्यर्थ साबित हुई। बांग! जैसे ही तलवारें टकराई, जोरदार ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजी। आदमी कई गज पीछे उड़ गया, हवा में बार बार लुढ़कता हुआ जमीन पर गिरा। आरव ने अपनी सफल हमला की चाल को जारी रखा और तेजी से उस लुढ़कते हुए आदमी की ओर झपट्टा मारा। आदमी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी आरव की तलवार ने उसकी छाती को चीर दिया। ठंडी, धारदार धातु ने उसका शरीर चीर दिया। उसकी आंखें तुरंत निर्जीव हो गई और उसके जीवन की चमक बुझ गई। आरव ने पलटा और आखिरी बचे हुए आदमी की ओर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य और डर से खुली थी। वो जल्दी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरव की तलवार की चमक ने उसे 2 हिस्सों में काट दिया। उसका निर्जीव शरीर जमीन पर गिरा। आरव ने अपनी आंखें तंग की और चेहरे पर हल्की गंभीरता लाते हुए कहा, तुमने अपने ही आदमी को क्यों मार डाला? वो बेकार था। वो न केवल एक बच्चे को संभाल नहीं सकता था, बल्कि भागने की कोशिश कर रहा था। ऐसे अधीनस्थ का मेरे किस काम का? चेहरे पर गहरी चोट वाला आदमी ठंडी आवाज में बोला। आरव ने उसे घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी नजरों में शांत आत्मविश्वास और नियंत्रण की चमक थी। चेहरे पर निशान वाला आदमी थोड़ी देर चुप रहा। उसके मन में अब आरव के प्रति डर और सम्मान का मिश्रित भाव पैदा हो चुका था। फिर उसने धीरे धीरे बोला, तुम केवल किसी साधारण लड़के से कहीं अधिक हो। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आरव ने तलवार की धार पर ढले खून को देखा। उसकी पहली मानव हत्या के बाद जो उत्साह और अजीब संतोष उसके भीतर था, वो अब धीरे धीरे नियंत्रण और रणनीति की ओर बदलने लगा। उसका सामना अब केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक तीक्ष्णता और युद्ध कौशल से होना था। चेहरे पर निशान वाला आदमी अपने घृणित चेहरे पर अजीब सी गंभीरता और लालच की झलक लिए आरव की ओर ताक रहा था। उसकी आंखों में एक तरह का उत्साह था, जो मौत और विनाश से भरपूर था। उसने अपनी तलवार हल्की चमकती हुई नीचे की ओर झुका ली और तेजी से आरव की ओर झपट्टा मारा। तुम्हारी गति तकनीक को देखकर लगता है कि तुम सचमुच गुप्ता कबीले के सदस्य हो, उसने तेज, ठंडी आवाज में कहा। इतनी गहरी और शक्तिशाली गति तकनीक केवल ऐसे महान कबीले के सदस्य ही सीख सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, तुम अकेले क्यों यात्रा कर रहे हो, जब तुम्हें शक्तिशाली गार्ड से सुरक्षा मिल सकती थी? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? आरव ने उसे शांतिपूर्वक घूरा। वो समझ चुका था कि ये आदमी सिर्फ उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आरव पुष्टि कर देता कि वो गुप्ता कबीले का सदस्य है, तो ये आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे गांव को तबाह कर देता, ताकि आरव की हत्या का रहस्य छिपा सके।
चेहरे पर निशान वाला आदमी खुद भी जान गया था। भले ही आरव गुप्ता कबीले का सदस्य भी हो, अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। स्थिति स्पष्ट थी, या तो वो आरव और पूरे गांव को मार डालता या उसकी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। आरव ने जवाब में केवल अपनी आंखों से उसे घूरा। उसने शब्दों में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो किसी भी तरह उसके खेल में शामिल नहीं होने वाला था। उसके भीतर आत्मविश्वास और गंभीरता थी, और वो जानता था कि किसी भी छोटी गलती का मूल्य उसकी मौत और गांव की तबाही हो सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो बाकी सबका भी हिसाब कर लूंगा, चेहरे पर निशान वाला आदमी चिल्लाया और एक तेजी से झपट्टा मारते हुए अपनी तलवार को हल्की चमक के साथ नीचे की ओर फेंका। तलवार हवा में बिजली की तरह चमकी और आरव के सामने से आ रहा धधकते खतरे की ओर देख रहा था। आरव ने तलवार को कसकर पकड़ा, पैरों में की क्युआई को प्रवाहित किया और अपने शरीर को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया। उसकी आंखों में अब केवल एक उद्देश्य था, जीतना, चाहे सामने कितना भी खतरा क्यों न हो। आसपास की हवा जैसे थम गई थी। गांव के लोग घबराए हुए थे, लेकिन आरव के चेहरे पर एक अडिग आत्मविश्वास था। यह टकराव केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि कौशल, रणनीति और मानसिक धैर्य का भी परीक्षण था। आरव ने गहरी सांस ली और अगले क्षण की तैयारी में खुद को केंद्रित किया, क्योंकि ये अब अंतिम टकराव की शुरुआत थी। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।